हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट इसका आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट चेक करें। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वैक्सीन। सो स्टार्ट करते हैं। वाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को, जिनको इन्फेंट्स भी कहते हैं, उनको हम वैक्सीनेशन देते हैं। तो उनका वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है? तो जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब जो कि डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है, अगर वो एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करती हैं। ये एंटीबॉडीज़ उन माइक्रोब से लड़ने में हमें मदद करती हैं और बॉडी को ये याद रहता है, अगर वो माइक्रोब दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी फिर से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और सेम उसी तरीके से उस माइक्रोब से फाइट करती है। तो वैक्सीनेशन भी इसी का ही एक प्रोसेस होता है। वैक्सीन जो है वो एक आर्टिफिशियली डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होता है जिसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, और जब हमारी बॉडी में ये इंजेक्ट होता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होते हैं और एंटीबॉडीज़ बनने अपने आप बनते हैं और इन माइक्रोब से लड़ते हैं एंटीबॉडीज़ और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि अगर इन केस फ्यूचर में कभी ऐसे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हम उनसे फाइट कर सकें और हम सेफ रह सकें। तो वैक्सीनेशन इसीलिए कराया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर। जब भी कोई भी माइक्रोब जो कि बीमारियां फैलाने वाला होता है वो हमारे शरीर के अंदर अगर चला जाता है तो हमारी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और ये एंटीबॉडीज़ उस इन्वेडर से लड़ाई करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। बॉडी को ये याद रहता है कि अगर ये माइक्रोब दोबारा फ्यूचर में कभी आता है तो उस माइक्रोब से हमारी बॉडी को कैसे लड़ना है, ये बॉडी को पता होता है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, अगर कोई भी कमज़ोर या मरा हुआ माइक्रोब्स अगर किसी हेल्दी बॉडी में चला जाता है तो द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो कि इस बैक्टीरिया को किल करने में सुटेबल होता है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ हमेशा के लिए रह जाते हैं और जब भी ये माइक्रोब एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर तो ये बॉडी हमारी अपने आप उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से हम इस बीमारी से हमेशा के लिए बच जाते हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इसी तरीके से वैक्सीन भी काम करता है। सेवरल डिजीज़ेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। ये सारी बीमारियां जो है इनको हम वैक्सीनेशन के थ्रू रोक सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो बनाई थी वो है एडवर्ड जेनर ने पहली बार। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several disease. जब आप बचपन में होंगे, छोटे रहे होंगे, तब आपको बहुत सारे इंजेक्शन दिए गए होंगे बीमारियों से बचाने के लिए। Can you prepare a list of these disease? You may take help from your parents. आपको इस जो भी डिज़ीज़ के लिए आपको इंजेक्शन दिया गया है बचपन में, उन सब का आपको लिस्ट बनाना है। इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। मे बी आपको पता ना हो कि कौन कौन सी इंजेक्शंस आपको लगे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके और इस टेबल को बनाइए। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज
ये बहुत ही ज़रूरी है कि सभी बच्चों को इन बीमारियों के अगेंस्ट हमें बचाना चाहिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। आज की डेट में आसपास के हर हॉस्पिटल में जो भी हमारे ज़रूरत की वैक्सीन्स होती है वो अवेलेबल है सभी हॉस्पिटलों में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम का, जो कि पोलियो के तहत आता है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि बच्चों को पोलियो से बचाए, 2 बूंद ज़िंदगी की उन्हें दे। तो ये क्या है, ये पोलियो से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन कराने को बोला जाता है। तो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है या दिया जाता है वो एक्चुअली एक वैक्सीन होता है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. पूरे वर्ल्ड में कैंपेन चलाई गई थी स्मॉल पॉक्स को लेकर के, तो जो कि फाइनली इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों में। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals for several disease. आज के दौर पे वैक्सीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से बनाया जा रहा है ताकि ह्यूमंस और भी जो जानवर हैं उनको बीमारियों से हम बचा सकें। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी के उपजाऊपन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। तो सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करते हैं ताकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया का डायग्राम फिगर 2.7 में दिया हुआ है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और ऐसे माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिगर 2.7 में आप यहाँ पे देख सकते हैं द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। तो यहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है। ये जो है नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है और इसका कॉमन नेम जो है ब्लू ग्रीन एल्गे है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं क्लीन करने में, इस टॉपिक में ये पढ़ना है हमें। तो बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूजो और पहेली ने अपने स्कूल गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए देखा है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। बूजो और पहेली अपने दोस्तों के साथ आसपास के घरों से, बगीचों से पेड़ पौधे, फलों या सब्जियों के छिलके, इन सभी वेस्ट को वो कलेक्ट करते हैं। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और इन सभी वेस्ट को वो क्या करते, एक गड्ढे में जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बनाया गया था उसके अंदर वो मिट्टी में डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो देखते हैं कि इट डिकम्पोजेज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। वो गल चुका है और वो मैन्योर में बदल चुका है। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बूजो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये हुआ है। तो एक्टिविटी 2.5 की मदद से हम देखते हैं इसको। टेक 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pot aside. Observe them after 3 to 4 weeks. आपको 2 मटके लेने हैं, दोनों मटकों पे A और B मार्क कर लेना है। फिर जो मटका A है उसमें आपको प्लांट वेस्ट को डालना है और पॉट बी में आपको पॉलीथीन बैग, खाली ग्लास की बॉटल या खिलौनों के टुकड़े प्लास्टिक के जो होते हैं वो सभी उसमें पॉट बी में डाल देने हैं। फिर उसको पॉट को किनारे कर देना है और कुछ समय बाद आपको उस पॉट को ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 pots? आप जो दोनों पॉट्स आपने जो अभी एक्टिविटी की है, क्या उसमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कुछ दिनों बाद? इफ़ सो, अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस आपको बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस?
यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आपने पाया होगा कि पॉट ए में जो भी आपने प्लांट वेस्ट मिट्टी में डाल रखा था वो क्या हो चुका है, डिकम्पोज यानी सड़ गल गया है, वो एक मैन्योर बन गया है। हाउ डिड दिस हैपन, तो ये कैसे हुआ है। द प्लांट्स वेस्ट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट वेस्ट थे वो मैन्योर में कन्वर्ट हुए हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करते हैं और उसे मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। जो भी न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस में रिलीज़ हुआ है वो पौधों के द्वारा दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। Did you notice that in pot B, the polythene bag, empty glasses, bottle and broken toy parts did not undergo such change? आपने नोटिस किया होगा पॉट बी में जिसमें आपने पॉलीथीन बैग या खाली ग्लास डाल रखा था, बॉटल्स डाल रखे थे, खिलौनों के टुकड़े डाल रखे थे, वो उसमें कोई इस तरीके का चेंज नहीं हुआ है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। माइक्रोब्स जो है प्लास्टिक की चीज़ों पे या इन चीज़ पे काम नहीं कर पाते हैं, उनको वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी ज़मीन पे पेड़ पौधे सड़े हुए या मरे हुए जानवर ज़मीन पे पड़े दिखाई देते हैं। You find that they disappear after some time। आपने देखा होगा कि ये अपने आप ही कुछ समय बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो उनका क्या होता है, तो उसको माइक्रोब्स जो हैं उन पे एक्ट करते हैं और उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो कि प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज करता है और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाई अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो मैन्योर रेडी हुआ है ये दूसरे पेड़ पौधों द्वारा दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन यूज to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को डिग्रेगेट करता है, यानी सड़ाता गलाता है और उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहता है। तो माइक्रोब्स इस तरीके से हमारी मदद करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं। अभी तो आपने हेल्थ बेनिफिशियल वाले माइक्रोब्स के बारे में पढ़े हैं, अब हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं हमें कई तरीके से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पौधों में, जानवरों में या इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। इस तरीके के बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खाने को ख़राब करते हैं, कपड़े भी ख़राब कर देते हैं या लेदर को भी ख़राब कर देते हैं। तो अब हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है और उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं या जो भी हम पानी पीते हैं या जो हम हवा से सांस लेते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में पैथोजन्स एंटर कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं और जो हम हवा सांस लेते हैं, इन सभी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन्स एंटर कर जाते हैं। इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर खाने के थ्रू, पानी के थ्रू और हवा के थ्रू
अंदर आते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल्स। माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू अगर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमारी बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं, या किसी एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं जिसके अंदर ये माइक्रोब्स होते हैं तो वो उसके थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज़ेज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट से अगर आ जाते हैं एयर, वाटर या जो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू या फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू किसी हेल्दी पर्सन में, तो इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। यानी ऐसी बीमारियां जो कि स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये ऐसी बीमारियों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि फैलने वाली होती है, जैसे कि कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ये इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो या उनके खाने पीने के हम टच में रहते हैं तो ये हमारी बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं और ये बीमारियाँ हमें भी हो जाती हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infections. कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कॉमन कोल्ड हुआ है वो बार बार स्नीज़ करता है तो आप देखते हो कि उसके एक बूंद ड्रॉपलेट में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं जो कि हवा में फैल जाते हैं। ये वायरस अगर किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं ब्रीदिंग के थ्रू तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज़? वी शुड कीप अ हैंकरचीफ on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. जब भी ऐसा कोई डिजीज़ हो तो हम अपने माउथ पे हैंकरचीफ यानी रुमाल अपने नोज़ पे या माउथ पे हम लगा सकते हैं जब हमें स्नीजिंग होती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, या आप क्या कर सकते हो इन्फेक्टेड पर्सन से दूर भी रह सकते हो। There are some insect and animals which act as carrier of disease causing microbes. कुछ ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं जो कि इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में या ह्यूमंस बीइंग में इसे फैलाते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो मक्खी जो है वो बीमारी फैलाने का काम करती है, यानी इन माइक्रोब्स को वो कैरी करती है, इसीलिए हाउस फ्लाई को कैरियर कहा जा रहा है। The flies sit on the garbage and animals' excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. जब फ्लाइज जो हैं किसी गार्बेज पे या किसी एनिमल एक्सक्रीटा पे, एनिमल वेस्ट पे बैठती है तो पैथोजन उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और फिर वापस ये फ्लाइज किसी बिना ढके हुए खाने पे अगर बैठती हैं तो पैथोजन उस फूड में ट्रांसफ़र हो जाता है और वही फूड हम खाते हैं तो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चला आता है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जो भी इस कॉन्टेमिनेटेड फूड को यानी इस इन्फेक्टेड फूड को खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज़ कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हमेशा एडवाइस दी जाती है कि आपको खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकम्फर्ट फूड आइटम्स। इसीलिए हमें बिना ढके हुए खाने को अवॉइड करना चाहिए। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito, figure 2.8. कैरियर का दूसरा एग्जाम्पल जो है वो मॉस्किटो फीमेल एनोफिलेज है जिसका डायग्राम फिगर 2.8 में दिया हुआ है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो ये मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम को जो कि एक पैरासाइट है उसको ये कैरी करता है अपने बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है फीमेल एडीज़ मॉस्किटोज़ एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस।
हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। एडीज़ मॉस्किटो है, ये डेंगू को फैलाता है, तो ये डेंगू वाले वायरस को अपनी बॉडी में कैरी करता है, इसीलिए ये भी एक कैरियर का काम करता है। इन सभी बीमारी को, जैसे कि मलेरिया और डेंगू है, इनको हम फैलने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिगर 2.8 में यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का डायग्राम दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। इसीलिए टीचर हमें कहती रहती हैं कि अपने आसपास के आस पड़ोस में कभी भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इन वाटर्स में ये सभी डिजीज़ कैरिंग एजेंट जो हैं, जैसे कि एडीज़ है या फीमेल एनोफिलीज है, ये सभी इन पानी में ही, गंदे पानी में पनपते हैं, पैदा होते हैं, इसीलिए इन वाटर को साफ़ करने के लिए कहा जाता है। ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere in the coolers, tires, flower pot, etc. इसीलिए हमें कहीं भी पानी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि कूलर में कभी पानी इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें मच्छर लगने लग जाते हैं, आपने देखा होगा, टायर्स में या फ्लावर पॉट में, इन सभी चीज़ों में हमें कभी भी पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। अपने आसपास के एरिया को साफ़ रख के और सूखा रख के हम मॉस्किटो को फैलने से, उनको ब्रीडिंग करने से बचा सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिससे कि मलेरिया ना फैले, अवॉइड हो सके, तो इस तरीके की आपको एक लिस्ट बनानी है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट इस चैप्टर का 3rd पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।